हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBL। आप सबका स्वागत है अपनी टेस्ट डिस्कशन में। आई होप अब तक आपने अपना टेस्ट दे दिया होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि कहाँ आपने गलती की। सो अगर नहीं पता चला है तो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और कहाँ आपसे चूक हो गई। तो राइट, हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है मैच लिस्ट 1 जो कि डिजीजेज हैं विद द लिस्ट 2 जो उसका कॉज है। सो मैच करेंगे यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो पहले कॉलम 1 देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हमने पढ़ा था कि हीमोफीलिया है एक जेनेटिक डिजीज, राइट। तो हीमोफीलिया ए के साथ आ जाएगा 2। डायबिटीज इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था हार्मोनल डिसऑर्डर है और इंसुलिन हार्मोन का डिसऑर्डर है, राइट। तो इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है, डायबिटीज हो जाएगा एक हार्मोनल डिसऑर्डर। देन है रिकेट्स। रिकेट्स किसकी डिफिशियंसी से था? रिकेट्स इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स हो गया एक डेफिशिएंसी डिजीज, सी के साथ जाएगा 1। देन है रिंगवर्म। रिंगवर्म है एक फंगल इन्फेक्शन जिसको हम दाद खाद भी खुजली बोलते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन है, राइट। सो हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं, नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। तो कौन सी ऑप्शन जाती है? A2, B3, C के साथ जाएगा 1 और D के साथ होगा 4। सो ऑप्शन B, राइट। यहां पर थोड़ा सा मिसप्लेस लिखा है, A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 1 एंड D के साथ 4, राइट। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकल डिजीजेज इज यूजुअली सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीजेज पढ़ी थी, यानी कि वो डिजीजेज जो सेक्स क्रोमोसोम, जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, राइट। सो इसमें से हमारा आंसर होगा रॉयल हीमोफीलिया। अब रॉयल हीमोफीलिया क्यों कहा? एक्चुअली ये है हीमोफीलिया बी, पर क्वीन विक्टोरिया ने थ्रू हर 2 डॉटर्स, अपनी 2 डॉटर्स के थ्रू इस हीमोफीलिया बी को पूरी रॉयल फैमिली में स्प्रेड किया, राइट। सो इसीलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं और ये है एक सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज। एक बार बाकी डिजीजेस भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन हाइपरटेंशन आपको बताइए, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ठीक है जी। और फिर है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि आएगी तो पेरेंट्स से ही, आएगी तो फैमिली में ही, पर यहाँ पर लंग सिस्टम इन्फेक्ट होगा, यहाँ पर म्यूकस बहुत थिक बनता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और पल्मोनरी सिस्टम को ये डिजीज इफेक्ट करती है। फिर है हमारे पास टे-सैक्स डिजीज। अब टे-सैक्स डिजीज क्या है? ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर है बहुत, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बनता और उस एंजाइम के ना होने के कारण फैटी एसिड्स अकुमुलेट हो जाते हैं, फैट अकुमुलेट हो जाता है, फैटी एसिड्स बेसिकली अकुमुलेट हो जाते हैं जो कि टॉक्सिक हो जाते हैं और मेंटल फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, राइट। सो ये कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इन डिजीजेस के बारे में, पर जहां तक हमारा क्वेश्चन कंसर्न्ड है जेनेटिक डिजीजेस विच इज सेक्स लिंक्ड, दैट इज रॉयल हीमोफीलिया। ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। हम नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगी। सो बिल्कुल ठीक है जी, एडीज मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है जो कि डेंगी को भी ट्रांसमिट करता है, राइट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, जीका वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the statements given above is और are correct? So जैसा हमें दिख गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, राइट। याद रखेंगे जीका वायरस का जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है और इसको ट्रांसमिट करेगा एडीज मस्किटो, राइट। ऑप्शन सी इज द आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेज डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। 1 है डिप्थीरिया, सेकेंड चिकन पॉक्स, थर्ड स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द अबव डिजीजेज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? सो कंप्लीट इरेडिकेशन हो चुकी है स्मॉल पॉक्स की। सो हमारा आंसर है स्मॉल पॉक्स, थर्ड। तो ऑप्शन में क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 3 ओनली, इट हैज बीन इरेडिकेटेड।
ऑप्शन बी इज द आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। सो टैटू बनवाना दैट मीन्स नीडल का यूज होना, ठीक जी। सो इंकिंग योर बॉडी, बॉडी पर टैटू बनवाना, उसमें नीडल यूज होती है और वहां पर स्किन को पंचर किया जाता है, सो ब्लड इन्वॉल्व है। सो ब्लड द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होगी, जिसकी ट्रांसमिटेंस ब्लड के थ्रू होगी, वो डिजीज यहां पर हमारा आंसर बनेगा। सो पहला है चिकनगुनिया, नो। हेपेटाइटिस बी ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, राइट। देन है HIV एड्स, इसके लिए तो हमें मालूम ही है कि ब्लड के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है या शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स, उसके थ्रू भी HIV एड्स ट्रांसमिट करता है। सो हमारे को ये पता चल गया कि 2 नंबर डिजीज एंड 3 नंबर डिजीज जो है वो टैटूइंग के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, ठीक। सो ऑप्शन क्या बनेगा, 2 and 3 ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हीमोफीलिया, इसकी इंप्लीकेशन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, राइट। हमने पढ़ा था हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सम फेमिनाइन डेवलपमेंट इन अ मेल, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था क्या था, द चिल्ड्रन हैव अ मेंटल ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, नेजल ब्रिज बहुत वाइड होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है, तो दैट इज डाउन सिंड्रोम, यानी कि ये मैच तो सही नहीं हुआ। देन देयर इज टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम 45 क्रोमोसोम्स X0 हमने पढ़ा था, जहां पर लेस डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक जी। सो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट स्टेचर विद स्मॉल राउंडेड हेड, ये भी मिसमैच हो गया, राइट। सो जब डिजीजेस आप पढ़ेंगे, डिजीजेस की इंप्लीकेशंस को साथ देखेंगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहीं पे हम रूल आउट कर देंगे अपनी स्टेटमेंट में कि क्या क्या सही है, क्या मिसमैच है, ठीक। आगे देखते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में हमने बहुत सारा सुना है कि ब्रेन डिजीज है, जहां पर ब्रेन के सेल्स विद द एज डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड मेमोरी लॉस होने लगता है, राइट। सो दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज, मोटर स्किल्स आपके इफेक्ट हो जाते हैं। सो अल्जाइमर्स डिजीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। तो 1 वाला मैच बिल्कुल सही है और 4 वाला मैच बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द पेयर्स अबव इज एंड और आर करेक्टली मैच्ड। तो मैंने ढूंढ लिया कि 1 और 4 जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। सो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच सेज 1 and 4 ओनली, राइट। चलिए ये समझ में आ गया, आगे चलती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जीन लिंक्ड डिजीजेज, यानी कि जेनेटिक डिजीजेज हैं। सो ऑप्शन पहला है कलर ब्लाइंडनेस, हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस इज अ जीन लिंक्ड डिसऑर्डर। देन देयर इज अ नाइट ब्लाइंडनेस। अब जल्दी से याद करके बताओ नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस तो हमने पढ़ा था, ये थी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से, जहां पर नाइट विजन जो है वो हैम्पर हो जाती है, रात को साफ नहीं दिखाई देता, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। तो ये तो जेनेटिक डिजीज, जीन लिंक्ड डिजीज नहीं हुई। देन देयर इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी हमने पढ़ा था, इट इज अ जीन लिंक्ड डिजीज, जहां पर आरबीसीज की शेप बदल जाती है, इसलिए उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, राइट। सो 1 और 3 तो मुझे जीन लिंक दिख रहे हैं। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, राइट। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने डीएनए भी पढ़ा था, आरएनए भी पढ़ा था, अब इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, राइट। क्या दे रहा है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटीरियल बिकॉज इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है, डीएनए बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। इट इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए। आरएनए के मुकाबले डीएनए इज अ मच स्टेबल मॉलिक्यूल। आपको याद होगा डीएनए हमने किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, याद आया। और आरएनए है
single stranded structure. So DNA is a much more stable molecule as compared to RNA. मुझे लगता है पहली स्टेटमेंट ठीक है, मैंने यहां से निकाल लिया. ठीक जी. सो अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ती हूँ. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन RNA is better than DNA because it can directly code for the synthesis of proteins. So आप यहाँ याद रखेंगे कि RNA helps in the synthesis of proteins. यहाँ पर एक और चीज आपको बताती हूँ. तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, पर यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लेंगे. वो क्या है कि हमारे पास बायोलॉजी में एक सेंट्रल डॉगमा होता है. अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि सारी लाइफ जब जनरेट हुई, जब प्रोपिगेशन ऑफ लाइफ होती है, तो डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए वापस बनाता है प्रोटीन्स. ठीक है. तो जब सेल्स बनेंगे तो उनके अंदर रेप्लिकेशन किसकी होगी? डीएनए की. सो वो हो गया डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. यानी कि अब जब आरएनए बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसक्राइब कर दिया आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे जो कि बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे, जिनसे हमारा सारा बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी फिजियोलॉजी चलती है. सो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर. आरएनए बेटर है क्योंकि आरएनए डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन्स को. ठीक है जी. अमीनो एसिड्स को यूज करके प्रोटीन्स बनाएगा. So, which of the statements given above is correct? Both the statements are correct. Both 1 and 2. Option C is the answer. ठीक, याद रखेंगे. स्टेबिलिटी अगर बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, पर व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेट प्रोटीन्स बनाने की बात करेंगे तो आरएनए प्रोटीन्स बना सकता है. इसलिए डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे. राइट. इतनी बात क्लियर है. चलें आगे. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए एंड आरएनए. फिर से डीएनए एंड आरएनए के बारे में है. डीएनए एंड आरएनए आर द 2 मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बिल्कुल सही, न्यूक्लिक एसिड्स की क्लासेस हैं. ओनली डीएनए हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट इट्स डुप्लीकेशन. डीएनए की रेप्लिकेशन तो होनी ही होनी है, पर क्या से केवल डीएनए रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है? जी नहीं, आरएनए भी अपनी रेप्लिकेशन करता है. तो अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है और उसके लिए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं. यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज, जैसे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को डुप्लीकेट करेगा. ठीक जी. पर अगर हम रेट्रोवायरसेस की बात करें, जैसे कोविड वायरस है या एड्स वायरस है, एचआईवी है, वो आरएनए होस्ट सेल के डीएनए से अपनी कॉपीज बनवाता है. ठीक. सो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा. बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वहां पर आरएनए की रेप्लिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेजेस. ठीक जी. सो सेकेंड स्टेटमेंट गड़बड़ है. केवल डीएनए नहीं, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है. ठीक. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड आंसर वुड बी ऑप्शन ए. ठीक जी. सो आरएनए डीएनए के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली वो आप ध्यान रखेंगे. ठीक. आरएनए लेस स्टेबल जरूर है बट प्रोटीन्स बनाता है और आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है. ठीक जी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हमने नाविक या IRNSS पढ़ा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी एंड 4 इन जियोसिंक्रोनस. तो ये तो सही बात है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम. IRNSS covers entire India and about 500 square kilometer beyond its borders. तो 1500 square kilometers beyond its border. So statement 2 हो गई wrong. ठीक. अब देखते हैं स्टेटमेंट 3. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by mid of 2019. So middle of 2019 तक complete global coverage नहीं हो सकती.
ठीक, सो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। ठीक जी, सो अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 के फैक्ट्स सही नहीं है। सो ओनली ऑप्शन ए वुड बी द आंसर विच सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक, सो जब भी आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को जरूर याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन। बिल्कुल सही, मॉम कहा जाता है इसको, मार्स ऑर्बिटर मिशन। It made India the second country to have spacecraft orbit the Mars after USA. नहीं जी, इंडिया 4th country है to do this. ठीक है जी, इंडिया इज द 4th country to have its own Mars mission, जहां पर इससे पहले 3 कंट्रीज और हैं, राइट। सो पर इंडिया इकलौता पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिसे सक्सेस मिल गई। सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अपने पहले अटेम्प्ट में ही इसने ये कर दिखाया। सो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, सो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 3 ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। सो ऑप्शंस कह रही है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 1 एंड 3। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। With reference to AstroSat, the astronomical observatory launched by India, जहाँ पर हम जो है different wavelengths पे stars को study करेंगे। ठीक है, एक ऐसा space telescope है। Which of the following statements is correct? Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. ये statement नहीं सही है, क्योंकि number of other countries such as Japan, they also have USA, Russia, European Space Agency, Japan, इन सब के पास ऐसे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप्स हैं जो कि मल्टी वेवलेंथ पर काम करते हैं। ठीक, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 किलोग्राम सैटेलाइट। नहीं जी, इट्स वेट इज अप्रोक्सीमेटली 1513 किलोग्राम एंड इट इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट दैट इज 650 किलोमीटर्स। यहाँ पे 1650 दे रखा है, तो ये है 650 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो वेट ध्यान रखेंगे, ऑर्बिट पता रहना चाहिए, और इस एस्ट्रोसैट से हम डाइंग स्टार्स को या बर्थ ऑफ स्टार्स को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि ये मल्टी वेवलेंथ यूजिंग अ नंबर ऑफ कैमराज जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स पे ऑपरेट करें, यूवी रेज, एक्सरे रेज, ऑप्टिकल रेज, सबको देखकर उन स्टार्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक चीज़, तो सिर्फ इंडिया नहीं और भी एजेंसीज के पास ऐसे स्पेस टेलीस्कोप्स हैं। ठीक है जी, सिस्टम्स हैं। तो अब हम पीछे चला, यहाँ पर थे, राइट, हम क्वेश्चन नंबर 12 पर थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों ही स्टेटमेंट्स सही नहीं है। ठीक, सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन कौन सी सही है? तो नीदर 1 और 2, ना तो नंबर 1 सही है, ना ही नंबर 2 सही है। सो आंसर हो जाएगा 12th का ऑप्शन डी। ठीक है जी, नीदर 1 नॉर 2। चलेंगे आगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है एक, जिससे वो फिक्स स्पीड पर रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशन अगर ज़्यादा होगी तो विल फॉल डाउन, बट ऐसा नहीं होता। द फॉरवर्ड मोमेंटम और ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस करते हैं, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करती है। ठीक जी, सो दिस इज सो बिकॉज द ट्रैक्शन ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से देर इज एन नेसेसरी एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाउ इज एन ऑर्बिट फॉर्म्ड, ये हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। सो द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन, इसकी वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा सैटेलाइट, इट विल नॉट फॉल डाउन ऑन द अर्थ।
चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बेसिकली बात करते हैं, अगर हम इन सैटेलाइट्स की, तो हम टोपोग्राफिकल एरियाज को कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स देखते हैं अर्थ के सरफेस के, ठीक है, क्लियर इमेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या यूज, किस किस चीज़ में यूज हो सकते हैं वो हमें डिसाइड करना है। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइट। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी किया जाता है। देन देर इज टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडीज, इसके लिए हमारे पास होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक, तो अगर हम बात करें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, तो टोपोग्राफिकल चीज़ों को स्टडी करते हैं, ग्राउंड वाटर को, ग्लेशियर्स को, आइस को देखेंगे, ठीक है जी। तो उन चीज़ों को, टोपोग्राफिकल चीज़ों को को मेजर करेंगे। सो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्राउंड वाटर, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सब करा जाएगा थ्रू IRS। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड 1, 2 and 3। सो ऑप्शन A वुड बी द आंसर। 14th आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ स्पेसक्राफ्ट का नाम दे रखा है और उसका पर्पस दे रखा है। सो कैसिनी हिगिंस इज ऑर्बिटिंग द वीनस, बिल्कुल नहीं, कैसिनी और हिगिंस रिलेटेड है सैटर्न के साथ, नासा का मिशन टू सैटर्न, ठीक जी। फिर चलेंगे मैसेंजर, मैसेंजर इज मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मर्करी, ये बिल्कुल सही है, आपके नोट्स में लिस्ट दे रखी है, उसमें इन सब का जिक्र कर रखा है हमने। देन देर इज वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 लॉन्च्ड इन 1977। अब ये ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो कि कहाँ पर, जुपिटर, वॉयेजर 1 की अगर हम बात करें तो जुपिटर को क्रॉस कर गया है। वॉयेजर 2 की बात करें तो नेपट्यून और यूरेनस और नेपट्यून को क्रॉस करके नाउ इट हैज एंटर्ड द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, बियॉन्ड सब प्लैनेट्स, एक आउटर स्पेस में चला गया है और वहां एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक जी। सो वॉयेजर 2 is the only spacecraft that has crossed beyond the known planets, यहाँ तक कि प्लूटो से भी दूर चला गया और इंटरप्लैनेटरी स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक जी। जहाँ पर स्टार्स की डेब्रिस और जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पर ये वॉयेजर 2 जो है एक्सप्लोर कर रहा है आउटर सोलर सिस्टम को, ये आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। मैसेंजर इज मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मर्करी, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 दे आर एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। तो कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, 2 and 3 ओनली। सो ऑप्शन B इज द आंसर, ठीक। आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाई ऑल्टीट्यूड। जब हाई ऑल्टीट्यूड पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां हम हाइट बढ़ा रहे हैं वहां पर हम एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनमें डायरेक्शन नहीं है। सो हमने उस दिन पढ़ा था एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पावर और वर्क भी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो पावर, एनर्जी और वर्क, ये तीनों क्या हैं, ये हैं स्केलर क्वांटिटीज। दे डोंट हैव अ डायरेक्शन, दे हैव जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि कुछ वैल्यू जरूर है बट डायरेक्शनल नहीं है। तो ये हो जाएंगी स्केलर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक जी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो 1, 3 and 4। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स। हमने बात की थी जनरेशन 3 और जनरेशन 4 बायोफ्यूल्स की, बट व्हाट इज और आर द लाइकली लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स है ना, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्रीज। क्या ड्रॉबैक्स हैं जिससे डेवलपिंग कंट्री इस चीज को नहीं कर पा रही,
ठीक, कि वो अलगी से बायोफ्यूल्स नहीं जनरेट कर पा रही। इनमें से आपको क्या लगता है कौन से लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को ये करने से रोक रहे हैं? पहला है प्रोडक्शन ऑफ अलगी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ब्रैकिश पानी में, यानी कि स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ वाटर, जो खराब वाटर भी है, ब्रैकिश पानी है, अगर मैं अब बोलूँ कि गंदा पानी, उसमें भी अलगी की ग्रोथ हो जाती है। सो सिर्फ सीज में पॉसिबल है, नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। सो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। जो अलगी है वो ब्रैकिश पानी में भी ग्रो कर सकती है, उसके लिए कोई स्पेशल सीज के लिए में ही ग्रोथ करना जरूरी नहीं है। देन setting up and engineering the algae based biofuel production requires high level of expertise और टेक्नोलॉजी until the construction is completed। बिल्कुल सही है। अगर अलगी से बायोफ्यूल जनरेट करने हैं हमने, तो उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक्सपर्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको वो इकोनॉमिकली लेस वायबल होगी, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए इतना इन्वेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। बिल्कुल ठीक। सो थर्ड क्या है, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। सो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ये दोनों तो लिमिटेशंस हो सकते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि अलगी से बायोफ्यूल बनाने में क्या डेवलपिंग कंट्रीज को क्या परेशानी है, क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। सो ऑप्शन 2 और 3 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर विच सेज 2 and 3 आर द लिमिटेशंस फॉर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम अलगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। अब तक आए हो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हुए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन कहता है बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफ पावर क्राइसिस। जहां हमने वेस्ट टू एनर्जी बनाना देखा था, हमने देखा था कि बायोमास से भी, बायोमास को गैसिफाई कर सकते हैं हम तो हमारे पावर सॉल्यूशंस, पावर प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद दैट एनर्जी, बायोमास फ्यूल्स को हम बर्न करके। So it is considered to be one of the sustainable solutions to power crisis in India. In this context, which of the following statements is or are correct? कौन सी statements सही हैं? So biomass में coconut shells, groundnut shells and rice husk can be used in biomass gasification। बिल्कुल सही है। ये डिस्कार्डेड वेस्ट हैं, प्लांट वेस्ट हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। देन द सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत सारे और हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। जैसे मैं बात करूं मीथेन, और भी मिक्सचर ऑफ और भी बहुत सारे अल्केन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रेजेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। सो ये स्टेटमेंट्स तो सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन, जो इससे गैसेस बनती हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, की वो फर्दर कंबस्शन इंजन्स को रन करने में नहीं हेल्प करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज अगेन अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट हीट उससे आप यूज कर सकते हो और जो एनर्जी जनरेट होगी वो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में काम नहीं आएगी, दूसरे इंजन्स को रन करने में काम नहीं आएगी। नो, दिस इज नॉट द केस। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। सो बायोमास गैसिफिकेशन में डिस्कार्डेड वेस्ट तो यूज हो रहा है, पर गैसेस बहुत सारी रिलीज हो रही हैं, हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहे हैं बहुत सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जितनी भी एनर्जी इससे रिलीज होगी, ये गैसेस सिर्फ डायरेक्ट हीट के लिए नहीं बल्कि दूसरे इंजन्स को रन करने में भी ये एनर्जी यूज हो सकती है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, जहां तक हम बायोमास गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एथेनॉल एज अ बायोएथेनॉल की बात हम करते हैं, वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम शुगर केन से बायोएथेनॉल ऑब्टेन कर रहे हैं, राइट।
थ्रू मोलासेस, तो हम जो है बायोएथेनॉल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम शुगर केन। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हमने पढ़े थे, जहां पर हमने कहा था कि एनोड है, कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी है। सो वहां पर हाइड्रोजन से रिलीज किए थे हमने क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और बाद में इसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कैथोड पर रिलीज होता है वाटर, H2O। सो ये इसकी खास बात है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल नॉन पोल्यूटिंग है और वाटर इसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक जी, सो वाटर इज प्रोड्यूस्ड एज अ एग्जॉस्ट इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल एट कैथोड। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाटर के साथ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। With reference to fuel cells in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. इसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as byproducts। तो अभी मैंने बात करी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक जी, fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices like laptop computers। ऐसा कुछ नहीं है, these fuel cells can be used for small equipments also। उनको पार, यहाँ तक कि कैमराज, लैपटॉप्स, इन सबको भी पार देने के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ AC, नहीं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये वहाँ से एनोड से कैथोड मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। सो यहाँ पर DC की फॉर्म में, ये आप याद रखेंगे, फ्यूल सेल्स में द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। सो DC की फॉर्म में जनरेट होते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा है उसने, तो 2 और 3 स्टेटमेंट तो गलत हो गए। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम 23rd क्वेश्चन पर। In the context of modern scientific research, consider the following statements about ice cube, a particle detector located at South Pole। अभी भी पिछले ही वीक, ऑलमोस्ट 5-10 डेज पहले, करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक मैंने कवर किया था। यहाँ पर हमने बेकाल GVD की बात की थी, जो कि एक न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप जो है साइबेरिया की लेक बेकाल में लोकेट किया गया है। सो न्यूट्रिनोज को डिस्कवर करने के लिए, एंड ये 3rd जो है वर्ल्ड में ऐसा टेलीस्कोप है। ठीक है, सो इससे पहले 2 और हैं, और एक तो है आइस क्यूब लोकेटेड एट साउथ पोल, और दूसरा है एंटेयर्स इन मेडिटेरेनियन सी। सो ये नाम आप याद रखेंगे, ये हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है, अब आप ध्यान रखेंगे। बेकाल GVD इज द 3rd वन, जो कि साइबेरिया की लेक बेकाल, डीपेस्ट लेक में लोकेट किया गया है। उससे पहले है आइस क्यूब एट साउथ पोल और एंटेयर्स एट मेडिटेरेनियन सी। सो ये वहां पर लोकेट किए गए हैं क्योंकि ये न्यूट्रिनोज को मेडिटेरेनियन, ठीक है जी, मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है एंटेयर्स। सो ये न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और न्यूट्रिनोज क्या है, ये बहुत ही एबंडेंट पार्टिकल्स हैं जिनके पास मास नहीं है, चार्ज नहीं है कोई। सो हमारे आसपास भी, मैंने पहले भी ये बताया था कि जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, सो करंट अफेयर्स में भी बात की थी मैंने कि ये अभी भी हमारी बॉडी में से बहुत सारे न्यूट्रिनोज पास कर रहे हैं। सो इन्हें डिटेक्ट करना आसान नहीं है, हम इन्हें आइस या वाटर के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये 3 ऐसे टेलीस्कोप्स बनाए गए। सो अभी जो है वो लेक बेकाल वाला रिसेंट है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। इट इज द, और आइस क्यूब जो है वो सबसे पहला है और लार्जेस्ट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर encompassing a cubic kilometer of ice, जैसे मैंने बोला कि आइस के अंदर है। इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर, न्यूट्रिनोज को सर्च करने के लिए बनाया गया है। और न्यूट्रिनोज बनते हैं जब एक तो हम ये कहते हैं कि
आज भी कुछ डाइंग स्टार्स न्यूट्रिनोज जनरेट कर रहे हैं। जब ब्लैक होल्स बन रहे हैं तो वहां पर न्यूट्रिनोज बन रहे हैं। सो डार्क मैटर को स्टडी कर रहे हैं, ये न्यूट्रिनोज को स्टडी कर रहे हैं, और इसीलिए ये 3 टेलीस्कोप्स इंपॉर्टेंट है। आप नाम याद रखेंगे, आइस क्यूब, एंटेज एंड द रीसेंट वन इज बेकाल GVD, ठीक है जी, इन बेकाल लेक ऑफ साइबेरिया। इट इज बरीड डीप इन द सी। जैसा मैंने कहा, न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए हमें पानी या आइस की ज़रूरत होती है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल सही हैं। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। सो ये हमारा कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक जी, न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेलीस्कोप 3 है। सबसे पहला आइस क्यूब, सेकंड है एंटेज एंड तीसरा वाला है रीसेंट लेक बेकाल में, बेकाल GVD बाय रशिया, ठीक है जी, साइबेरिया में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का काम क्या है? टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक जी, तभी वो आगे बम्बार्डमेंट करके फर्दर रिएक्शन को सस्टेन कर पाएंगे। ठीक, सो हैवी वाटर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्लीट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल। सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन पॉसिबल क्यों है? स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन। बिल्कुल, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके 3 और न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड, इसलिए चेन रिएक्शन सस्टेन कर पाते हैं हम। द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिशन प्रोसेस, बिल्कुल सही। द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय द ग्रेफाइट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन every neutron released in the fission reaction initiates further fission, so फिर तभी तो चेन रिएक्शन इसका नाम है। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर आर करेक्ट। ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, 4 दे आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स के फंक्शंस जो है वो अपने ध्यान से याद रखने हैं। ठीक, I move on to the next question, question number 26. Which one of the following statement is correct? Liquid sodium is employed as a coolant in nuclear reactors. So पहली statement जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, नो। बॉडीक्स मिक्सचर सोडियम सल्फेट और लाइम का मिक्सचर है, नहीं। जिंक अमालगम यूज होता है, नो। इसमें एक्चुअली सिल्वर एंड मर्करी यूज होता है। ठीक जी, डेंटल फिलिंग के अंदर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिक्विड सोडियम की हमने बात की थी, इट इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. India is an important member of ITER, that is International Thermonuclear Experimental Reactor. ITER को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। If this experimental reactor है, अगर ये सक्सीड हो जाता है तो what is the immediate advantage for India? So basically हम यहाँ पर ITER प्रोजेक्ट का मकसद ही क्या था कि हम फ्यूजन रिएक्शंस को हार्नेस करने की कोशिश करना चाहते हैं। सो इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा? इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, राइट। सो आइटर का मेन मकसद ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. With reference to stem cells frequently in the news, which one of the following statements is or are correct? स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। मैमल्स से तो पॉसिबल है ही है, फीटस से पॉसिबल है, एडल्ट से पॉसिबल है, बट ये प्लांट्स में से भी पॉसिबल है। प्लांट्स में कुछ सेल डिवाइडिंग होते हैं फॉर द होल लाइफ, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेरिस्टेम्स बोलते हैं, मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनसे भी स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए स्टेम सेल थेरेपी में यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो मेरिस्टेम्स यानी कि प्लांट्स से भी यूज हम स्टेम सेल्स डिराइव कर सकते हैं, उनमें भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है,
स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, बिल्कुल सही है, न्यू ड्रग्स की को स्क्रीन करने के लिए की तो हमें एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, मेडिकल थेरेपीज में तो इसका यूज है ही है, टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीजेज। सो 2 और 3 सही है और ऑप्शन ए नहीं सही। मैमल्स तो हैं ही हैं सोर्स ऑफ विटामिन, आई एम वेरी सॉरी, मैमल्स आर अ सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, बट स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है जी। सो हमारी ऑप्शन क्या बन जाएगी जब 2 और 3 स्टेटमेंट सही है? सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा था, अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। सो ये तो आपको मालूम ही है कहाँ से कहाँ जीन्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। सो बिल्कुल सही है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं जीन्स को, एनिमल्स से प्लांट्स में कर सकते हैं, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका बहुत यूज किया जाता है, टू हायर ऑर्गेनिजम्स। सो तीनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ही यही टेक्नोलॉजी जहां पर हम जीन्स ले सकते हैं फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एनिमल्स एज वेल। ठीक, सो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक जी। सो ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30th। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जब हम सारे जीनोम को यानी कि कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस कर लेंगे। अब सीक्वेंस अगर एक सिंपल भाषा में बात करूँ तो मार्क कर लेंगे, ये वाला जीन इस चीज़ के लिए है, ये वाला इसके लिए। दिस इज कॉल्ड एज जीनोम सीक्वेंसिंग, ऑफन सीन इन न्यूज, बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। सो अगर एग्रीकल्चर से रिलेट करके देखा जाए जीनोम सीक्वेंसिंग को, तो ये इमीडिएट फ्यूचर में हमें कैसे हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर फील्ड में, राइट? सो फर्स्ट है, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें किसी भी प्लांट का पूरा जीनोम पता है तो हम स्टडी करके, एक एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि ये वाले जीन जो है, ये मार्कर है, जीन है फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कि अगर इस प्लांट के अंदर ये जीन डाल देंगे तो डिजीज की रेजिस्टेंस आ जाएगी, या कोई ड्रॉट टॉलरेंस, सूखे को सहने की क्षमता आ जाएगी। तो हम डिफरेंट जीन्स को उनके डिफरेंट फिजियोलॉजी के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके, करेक्ट। This technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plants. जीनोम्स के बारे में अगर हमें पता चलेगा तो हम फास्ट प्रोपेगेशन में भी जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक जी, फास्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, ऐसे सीड्स बनाएं जिसमें जो है टाइम कब लगे उन प्लांट को मैच्योर होने में। ठीक, इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप्स इन क्रॉप्स, कि होस्ट और पैथोजन, कोई भी अगर पेस्ट है तो वो अगर इस प्लांट के अंदर रह रहा है तो किस जीन से रिलेटेड, कहाँ पे वो इफेक्ट डाल रहा है, क्या रिलेशन हो रहा है उस पैथोजन का उस होस्ट पर। सो ये सारी चीज़ें अगर हमें जीनोम सीक्वेंसिंग पता है, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो हम इस सब को एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं और ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है जी। सो जीनोम सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई कर सकता है जेनेटिक मार्कर्स को, ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन और न्यू वैरायटीज़ बनाने में हेल्प कर सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर होस्ट और पैथोजन का रिलेशनशिप स्टडी करना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग उसमें बहुत हेल्प कर सकती है। सो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30th ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। जीनोम सीक्वेंसिंग समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स। हमने बीटी कॉटन पढ़ी थी, ठीक है जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। ठीक है जी। सो मस्टर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वो ध्यान से देख लेते हैं। जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। सो जीएम मस्टर्ड आप याद रखेंगे, जहां हम बीटी कॉटन की बात करते हैं ना, वहां हमने पेस्ट रेजिस्टेंस बनाई थी कॉटन प्लांट के अंदर अगेंस्ट द पिंक बोलवर्म।
ठीक है जी। बट जीएम मस्टर्ड में ऐसा नहीं किया गया था। एक्चुअली मस्टर्ड जो है, सरसों जो है, वो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। अगर हमने इसकी हाइब्रिड वैरायटीज बनानी है या क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो हमें यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी लानी पड़ेगी, यानी कि मेल पार्ट को हमें स्टेराइल बनाना पड़ेगा, ताकि हम मेल पार्ट स्टेराइल हो गया, फीमेल पार्ट वहाँ से लेके और एक और मस्टर्ड प्लांट का मेल पार्ट लेके हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। सो मस्टर्ड इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग, मेल फीमेल उसी के अंदर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट जब हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो हमें मेल स्टेरिलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसके अंदर ये पॉसिबल है, ऐसे जीन्स डाले गए जो कि अलाउ करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को और हाइब्रिडाइजेशन को, वो मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक जी। बट आप याद रखेंगे सिर्फ बीटी कॉटन ही एक कमर्शियली यूज्ड क्रॉप है, अभी भी कुछ एथिकल रीजंस के कारण इन्हें अलाउ नहीं किया गया है इनकी कल्टीवेशन को। सो जी ऐसे ही एक बीटी ब्रिंजल है जो कि बीटी ब्रिंजल है, फॉर्म बाय महाराष्ट्र सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो बीटी ब्रिंजल भी अभी अलाउ नहीं किया गया। अब मैं वापस आऊँ जीएम मस्टर्ड पर। सो जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्लांट है, इसमें ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो अलाउ करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को और हाइब्रिडाइजेशन को, और ये बनाया गया है बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये गलत है, आप याद रखेंगे, जीएम मस्टर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको, इस जीन को डिस्कवर करके और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया मस्टर्ड प्लांट के अंदर। नॉर्मल मस्टर्ड प्लांट जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग था, उसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस करके उसे बनाया केपेबल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक जी। सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन B 2 ओनली। सो ये कुछ फैक्ट थे मस्टर्ड से रिलेटेड, वो अब आप ध्यान में रखेंगे, वो के बीटी कॉटन के आपको पता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। सो ये तो सही है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी अनलाइक hepatitis B unlike hepatitis C does not have a vaccine। हेपेटाइटिस B के पास जो है वो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B के लिए हमारे पास वैक्सीन है। और ABD जो है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। ग्लोबली द नंबर ऑफ people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. This is a right statement. Some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years. This is also right. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कई बार सिम्टम्स आने में बहुत साल लग जाते हैं, बट तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? यहाँ इन्होंने ये लिखा है, हेपेटाइटिस B अनलाइक हेपेटाइटिस C does not have a vaccine। बट हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन है, सी के लिए नहीं है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है। सो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बी, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, और याद रखेंगे ABD जो है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, बी के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, सी के लिए नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। सो अभी रिसेंट इसके लिए करंट न्यूज़ क्या है? मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च भी हुआ है। कोविड एरा के दौरान जो हमारे गोल्स अटेन नहीं हुए उन्हें अचीव करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च हुआ है। सो ये करंट अफेयर्स के लिए है आपके। सो बेसिकली मिशन इंद्रधनुष है किस लिए? इट इज़ फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है जी। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34।
H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of the following diseases? That is swine flu. H5N1 हो तो वो बर्ड फ्लू के लिए है, H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू के लिए है, ठीक। सो अभी भी लास्ट वीक भी न्यूज़ में था कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो फिर से उसके कुछ केसेस मिज़ोरम डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। सो मिज़ोरम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सम पिग्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। सो स्वाइन फ्लू एसोसिएटेड है कौन से वायरस के साथ? H1N1 वायरस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के लिए यूज होती है क्विनीन। ये कहाँ से ली जाती है? इट इज टेकन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। उसकी छाल से बनाई जाती है और कड़वी होती है, ठीक है जी, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, ये याद रखेंगे, छाल बाहर वाली छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36। What amongst the following is responsible for the formation of stones in human kidneys? So calcium oxalate जो है वो बनाता है stones in human kidneys। और इसके साथ आप एक और टर्म भी याद रखेंगे जो आपको मैंने बताई थी, that is lithotripsy, जहाँ पर हम लेज़र टेक्निक को यूज़ करके किडनी स्टोन्स को स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। A very easy question. If a human disease breaks out across a large region of the world, जो अभी हो रहा है, what is it called? It is called as a pandemic. So COVID-19 जो है वो एक pandemic है. Okay. Next question. Question number 38. With reference to recent developments in science, which one of the following statements is not correct? कौन सी statement इसमें से सही नहीं है अगर हम recent advancements देखें साइंस के अंदर? पहला है functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. No, as far as now we आज के डेट में अगर हम कंसर्न्ड हैं तो क्रोमोसोम्स बाहर से डीएनए लेके लैब में नहीं बनाए गए हैं। डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम्स जो हैं वो हम फ्यूज नहीं कर पाए, ठीक है। बाय सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर तो यही हो जाएगा ए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। यस। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। रेप्लिकेशन पॉसिबल है। देन cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। बिल्कुल हम कैलस फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम आईवीएफ में भी हम करते हैं कि कैलस ग्रो करते हैं फिर इम्प्लांट करते हैं, ठीक। सो बी सी डी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, वो पॉसिबल हैं, वो की जा रहा है। बट फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज? Cas9 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो Cas9 क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज्ड टू टारगेट जीन एडिटिंग। हमने CRISPR-Cas9 पढ़ा था। तो Cas9 एक प्रोटीन है जो कि एक मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजिशंस पर कट करने का काम करता है, ठीक जी। सो Cas9 इज अ मॉलिक्यूलर सिजर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। What is the application of somatic cell nuclear transfer technology? Somatic cell nuclear transfer technology किस काम आती है? प्रोडक्शन ऑफ बायोलार्विसाइड्स नहीं, लार्वा को किल करने के लिए बायोलार्विसाइड्स होते हैं। लार्विसाइड्स मतलब जो लार्वा को किल करें। सो बायोलॉजिकल एलिमेंट से बनाए जाएं वो होते हैं बायोलार्विसाइड्स। नो, दिस इज नॉट यूज फॉर दैट। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, नो, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से हम प्लास्टिक्स नहीं बनाते हैं। सो ये बेसिकली यूज होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी for reproductive cloning of animals। क्लोन्स बनाने exactly similar to the parent। So reproductive cloning of animals की जाती है through somatic cell, जहाँ पे हम न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करते हैं, ठीक जी। ये हमने पढ़ा हुई था। न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं, प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। सो क्लोन्स बना रहे हैं हम बेसिकली, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास BMD टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोज। BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट हमने करा था, ठीक है जी। DXA टेस्ट भी बोला था। सो ऑस्टियोपोरोसिस को टेस्ट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट है, कुछ ऐसे हैं जो कि कोई, जैसे आपने IRNSS पढ़ा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे गए। सो आपको वो फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। सो
क्वेश्चंस की वैरायटी आप देखेंगे कि कुछ बिल्कुल डायरेक्ट हैं, कुछ थोड़े से घुमा के दिए हुए। सो व्हेन यू आर रीडिंग, सो फैक्ट्स को अपने दिमाग में लर्न बिठाना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 42, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस हैज़ बीन इंजीनियर्ड to meet nutritional requirements. Which of the following statements best qualifies a golden rice? So golden rice के लिए best statement कौन सी है इसमें? पहली statement पढ़ लेते हैं। The grains have been fortified with genes to provide 3 times higher grain yield पर एकड़ देन अदर हाई यील्डिंग वराइटीज। सो यहाँ पर यील्ड से रिलेटेड गोल्डन राइस में कुछ भी नहीं है। गोल्डन राइस अगर आपको याद हो, गोल्डन कलर से याद रखेंगे कि विटामिन ए के प्रिकर्सर्स डाले गए हैं, तभी येलोविश कलर है, गोल्डन कलर है। सो ये फोर्टिफिकेशन फॉर मोर यील्ड प्रोडक्शन नहीं है, रादर विटामिन ए की इंट्रोडक्शन है। ठीक, इट्स सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स ग्रेन्स कंटेन प्रोविटामिन ए विच अपॉन इंजेशन इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी। सो वेरी राइट, गोल्डन राइस नाम ही इसीलिए क्योंकि इसके अंदर है प्रोविटामिन ए, रेटिनॉल प्रिकर्सर्स हैं इसके अंदर। ठीक जी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर फिशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो फिशन हमें पता है, ब्रेक डाउन ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है, टू रिलीज मोर न्यूट्रॉन्स आगे ताकि रिएक्शन हो सके। सो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन किया जाता है हेवियर न्यूक्लियस को, सो इट ब्रेक्स डाउन। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, याद रखेंगे जहां हम स्टार्स में एनर्जी जनरेशन की बात है वो फिशन नहीं है, वो है फ्यूजन। अगर हम सन की बात भी करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं वहां पे। सो कौन सी स्टेटमेंट नहीं एसोसिएटेड? ऑप्शन बी एसोसिएटेड नहीं है, ऑप्शन सी भी एसोसिएटेड है और ऑप्शन डी भी एसोसिएटेड है विद न्यूक्लियर फिशन। ठीक, we move on to next question. Question number 44, hydrogen bomb is based on the principle of. So hydrogen bomb, हाइड्रोजन की जहां हम बात करते हैं वहां हम उसके आइसोटोप्स को फ्यूज करते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम को फ्यूज करेंगे। सो ये जब बॉम्ब की बात करें तो वो अनकंट्रोल्ड हो गया। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है इन अ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स फ्यूज करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस और फिर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है विच इज अ फ्यूजन रिएक्शन। और बॉम्ब है तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? यूरेनियम 235। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिके इज, रेडियो एक्टिव डिके क्या है? ऑप्शन ए, डिके ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन अ कंट्रोल्ड मीडियम। नहीं, कंट्रोल मीडियम नहीं होता। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब ही है कि स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल का अपने आप, कुछ इंड्यूस नहीं किया, कोई न्यूट्रॉन से बम्बार्ड नहीं करा। रेडियो एक्टिव डिके मतलब स्पॉन्टेनियस नेचर में जो अपने आप डिके हो रहा है, अपने आप स्पॉन्टेनियस डिके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पर कंट्रोल्ड मीडियम में कुछ डिके नहीं हो रहा है, अपने आप नेचर में हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर दैट इज आइटर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड? ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है सदर्न फ्रांस में। ओके, सो ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स? सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब है जब न्यू प्लांट्स बनाए जाएं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं? फ्लावर्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, चाहे वो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, वो सब क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फ्लावर को छोड़ के, फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो जब ऐसे किसी पार्ट से न्यू प्लांट बनाया जाए तब वो कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। सो जब वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट बनता है तो प्लांट एग्जैक्टली पेरेंट की कॉपी होता है, राइट? सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन,
बिल्कुल सही। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, ये वायरस को एलिमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पेरेंट में कोई डिजीज है, कोई वायरस है, तो वो अपने आप क्या होगा, क्योंकि उस पार्ट से बना है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जरूर आ जाएगा फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी प्रैक्टाइज्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। जी, हम जनरली जब हमने रिप्रोडक्टिव करनी होती है तो हम फ्लावर आने की वेट करेंगे, सो फ्लावर के साथ रिप्रोडक्टिव प्रोपेगेशन होती है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टाइज की जा सकती है। ठीक है जी। सो तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज 1 एंड 3। यहाँ पर बी लिखा है, आप सी करेंगे इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस बिल्कुल यूज़ होगा, जीपीएस तो हम यूज़ करते हैं उसमें। बैंकिंग ऑपरेशंस उनमें भी यूज़ करते हैं, बैंक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, सो ऐप से हम जीपीएस डाटा निकाल कर देख सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन सही है, कोई फॉल्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। सो जो मोबाइल जीपीएस लोकेशन ली डाटा उससे ऐप से ली कंपेयर्ड विद द जीपीएस लोकेशन ऑफ द यूज़र, तो अगर वो एक ही लोकेशन है दैट मीन्स कि कुछ भी फॉल्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। सो बैंकिंग ऑपरेशंस में भी यूज़ करते हैं और पावर ग्रिड्स को कंट्रोल भी करते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में भी जीपीएस आता है, जहाँ तक कि सब स्टेशंस को या टावर्स को लोकेट करना, तो वहाँ पर भी हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ फर्स्ट एनिमल दैट वॉज सेंट इनटू स्पेस ऑन 3rd November 1959? दैट वॉज अ डॉग नेम्ड लाइका। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाइका द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल जो कि स्पेस में भेजा गया था। ठीक जी। सो इसमें आई होप आपको अपनी गलतियां पता चली होंगी, कहाँ गलती की। सो अब आपको ये भी समझ आ गया कि जब आपने रिवीजन करनी है तो रिवीजन किस चीज़ को ध्यान में रख के करनी है। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।